हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की क्लासेस को और आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 8 के पहले और दूसरे चैप्टर को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधन, साथ ही भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इन सभी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्लास आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, क्लास को ध्यान से देखिएगा और उत्तर दीजिएगा। आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है। आपको बताना इसमें से कौन सा कथन है जो पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित कर रहा है। पहला ऑप्शन है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। दूसरा है किसी कलात्मक पूंजी पर एकमात्र अधिकार। तीसरा है किसी व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी पर एकमात्र अधिकार और चौथा है उपरोक्त सभी। आपको बताना है पेटेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको सही बता रहा है। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आपका जो सही है वो है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार को कहा जाता है पेटेंट। ऑप्शन नंबर ए मतलब पहला आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला, कलात्मक पूंजी जैसे किताबें, लेख या चित्र आदि पर एकमात्र अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है, जिसका संकेत सी है। दूसरा कहना है व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को ट्रेडमार्क कहा जाता है, जिसका संकेत है टी और एम। तीसरा कहना है पेटेंट से तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है, जिसका संकेत है आर। और चौथा कह रहा है कि कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी बातें बिल्कुल सही हैं। कलात्मक पूंजी जिसमें किताब और लेख साथ ही चित्र आदि आते हैं, इस पर कॉपीराइट मिलता है। जो बौद्धिक और व्यावसायिक पूंजी होता है उस पर आपका ट्रेडमार्क मिलता है। और साथ ही पेटेंट आपका है जो आपके विचारों और आविष्कारों पर एकमात्र अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन संपोषणीय विकास को परिभाषित करता है। संपोषणीय विकास को सतत विकास भी कहते हैं, संपोषणीय विकास को टिकाऊ विकास भी कहते हैं, संपोषणीय विकास को इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं और संपोषणीय विकास को धारणीय विकास भी कहते हैं। आपको बताना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इसकी व्याख्या कर रहा है। पहला है आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का उपयोग। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का सभी लोगों के बीच समान रूप से वितरण। तीसरा है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। चौथा है संसाधनों का पर्याप्त दोहन ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। और आप सभी को पता है इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग करें कि अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य के लोगों की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बचा के रखें, ताकि भविष्य में जो लोग हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो भी इन संसाधनों का उपयोग कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। आपको बताना है संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है। सतत पोषणीय विकास, दूसरा संसाधन संरक्षण, तीसरा है संसाधनों का उपयोग, चौथा है इसमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो ध्यान से उत्तर दीजिएगा। आपका जो सही है वो है पहला सतत पोषणीय विकास, यानी कि संसाधनों का ऐसा उपयोग कीजिए कि जो संसाधन है वो दोबारा बन भी सकें। जैसे मिट्टी की गुणवत्ता का इतना यूज़ कीजिए कि मिट्टी अपनी गुणवत्ता को बनाए रखे। वाटर को इतना पॉल्यूशित ना कीजिए कि वो पीने योग्य ना रहे, यानी कि ऐसे यूज़ कीजिए कि वो मतलब बना रहे समय आगे भी। हवा को भी जो है धीरे धीरे पॉल्यूशन कीजिए ताकि उसकी स्वच्छता बनी रहे, या आप उतना पॉल्यूशन भी ना कीजिए कि वो अपनी स्वच्छता को मेंटेन ना कर सके। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। सतत पोषणीय विकास के द्वारा ही ये संभव है। संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है। आपके सामने है संसाधन और इनके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। दूसरा कह रहा है वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती उन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं। और चौथा कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन है जो आपका सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग और एकदम कॉमन सेंस का है। आपकी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं।
वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं, और वे संसाधन जिनका संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं। जिनके होने की संभावना है लेकिन वो कितने हैं एक्चुअल में पता नहीं है, तो वो संभाव्य है, लेकिन जो वास्तविक रूप से सामने है वही आपके संसाधन है वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एकदम कॉमन सेंस का है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? इसमें से कोई ऐसा संसाधन है जो अजैव नहीं है, यानी कि वो जैविक संसाधन है, उसमें जान है, तो आपको बताना है वो कौन सा है। पहला है मृदा, दूसरा है चट्टान, तीसरा है वृक्ष और चौथा है खनिज। और इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है कि जो जान है वो केवल आपके वृक्ष में है, यानी कि पादप और जीवों में जान होता है। तो मृदा, चट्टान और खनिजों में जान नहीं होता, क्योंकि ना तो ये पादप हैं और ना ही ये जीव हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही है? पहला है संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर अजैविक व जैविक संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। क्या संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक में बांटा जाता है? दूसरा, अजैविक संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं जैसे मृदा, चट्टान और खनिज। तीसरा कह रहा है जैविक संसाधन सजीव होते हैं जैसे पौधे व जंतु। चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी बातें सही हैं। तो नो डाउट आप सभी को पता है कि यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें सही हैं, क्योंकि बिल्कुल कॉमन सेंस का है। जो संसाधन उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक मतलब जिसमें जान है, अजैविक जिसमें जान नहीं है। अजैविक संसाधनों में मृदा है, चट्टान है और खनिज है। जैविक संसाधनों में पौधे हैं और जीव जंतु हैं। तो सभी बातें सही हैं और आपको सही ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। मृदा निर्माण के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? मृदा निर्माण के बारे में क्या है जो सत्य नहीं है? पहला है मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। दूसरा कह रहा है वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की मृदा की दर को प्रभावित करते हैं। तीसरा कह रहा है उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा प्रच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को और सोच विचार करके उत्तर दीजिएगा, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। याद रखेंगे जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। उच्चावच, तुंगता, ढाल और मृदा प्रच्छेदिका की मोटाई को प्रभावित करते हैं, ये सही नहीं है। मृदा प्रच्छेदिका मतलब होता है उसका स्तर कितना मोटा होगा। ये मोटाई समय पर निर्भर करता है, वक्त के साथ वो कितना मोटा होता है ये समय पर निर्भर करता है, ना कि उच्चावच, तुंगता और ढाल पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा आपका ये नहीं सही है, बाकी बातें आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी। निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? अगर आप तीव्र ढाल वाले इलाके में मृदा अपरदन को रोकना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी विधि का उपयोग करना आप ज़्यादा सही लगेगा आपको? पहला है रक्षक मेखला, दूसरा है मंचलिंग, तीसरा है वेदिका आपका फार्म और चौथा है समोच्च रेखीय जुताई। आपको बताना है जहाँ पे तीव्र ढाल हो, ढाल की तीव्रता बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे मृदा अपरदन रोकने के लिए कौन सी विधि सबसे बेहतर है? तो सबसे बेहतर है वेदिका फार्मिंग। आप वहाँ पे वेदिका बना करके जो है फार्मिंग कीजिए, कृषि कीजिए। वेदिका मतलब होता है मेड़, या कहिए कि मेड़ जैसी ही दीवार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ी ढालों पर, यहाँ पे होगा आपका ढाल, पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? अगर आप पहाड़ी ढाल पर जो है करना चाहते हैं, मृदा अपरदन को रोकना चाहते हैं, तो आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? पहला है समोच्च रेखीय जुताई, दूसरा है आपका रक्षक मेखला, तीसरा है मल्चिंग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे अगर आप पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकना चाहते हैं तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? समोच्च रेखीय जुताई करेंगे। समोच्च रेखीय जुताई के माध्यम से मृदा अपरदन को आप पहाड़ी ढालों पर रोक सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, चूँकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? गिद्ध जो लुप्त हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो क्या है? आपको ये बताना है। पहला है नदियों का प्रदूषित जल, दूसरा है अम्लीय वर्षा, तीसरा है गिद्धों का अत्यधिक शिकार, चौथा है डाइक्लोफेनिक एस्प्रिन जैसे पीड़कनाशी दवा का प्रयोग।
और आप सभी को इसका उत्तर पता है, चूँकि आयोग ने इसको बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, कई बार एग्ज़ाम में आया है। डाइक्लोफिनेक एस्पिरिन यानी कि पीड़कनाशी एक दवा है जो कि ड्रग है, और ये पशुओं को दिया जाता है उनके दर्द निवारण के लिए, और यही पशुओं के मांस में घुल जाता है, और जब उनके मांस को जो गिद्ध हैं वो खाते थे तो उनकी किडनी फेल हो जाती थी और उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार है, और ये आपने जो है इन्वायरमेंट में भी पढ़ रखा है, और ये आयोग ने कई बार पूछा भी है। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। उपयुक्त विवरण किसको निरूपित करता है, यानी कि किसके बारे में ये बातें लिखी गई हैं, आपको ये बताना है। पहला है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है जैव मंडल, तीसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य, और चौथा है आपका वनस्पति। आपको बताना है ऊपर लिखी हुई जो विशेषता है ये किसकी है, और ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, और इसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक या एक से अधिक तंत्र की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं। कह रहा है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्र की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं। पहला कह रहा है चिड़ियाघर, दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा कह रहा है जैव मंडल, चौथा कह रहा है कि वन्य जीव अभ्यारण्य। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, और ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ये है आपका राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता है ये वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्र पारिस्थितिकी एकता को जो दक्षता है उसको बनाए रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी CITES के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हैं जो सही हैं। आपको बताना है कौन सा कथन है जो सही है। संकटग्रस्त जो प्राणी जात हैं और वनस्पति जात हैं इसके बारे में CITES के बारे में क्या बात सही है। पहला कह रहा है ये विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। दूसरा कह रहा है इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं। चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। ये है आपका साइट्स, और आपको बताना है इसके बारे में क्या है जो सही हो जाएगा। CITES का मतलब होता है साइट्स। साइट्स जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीव और वनस्पतियों का संरक्षण करता है, उनको बचाता है ताकि वो धरती से विलुप्त ना हो जाए और उनकी संख्या ना समाप्त हो जाए। तो ये विशेषताएं साइट्स के बारे में है, और ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही है। पहला, दी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्या सही है कि डी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एवं फ्लोरा विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। दूसरा कह रहा है इसमें पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की जाती है। आपके सामने दो स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा। और तीसरा देखिए चौथा भी है, इस सूची में दिए गए सभी पशु पक्षियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। चौथा कह रहा है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा ना हो। पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी बातें सही हैं। तो आप सभी को पता है कि एकदम महत्वपूर्ण है, मैंने पढ़ाया हुआ भी है, IAS में क्वेश्चन आया भी है। ये सारी बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी। आपका डी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा, फौना मीन्स होता है जो प्लांट्स होते हैं, फौना मीन्स होता है जीव और फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट। तो जीव और जो पौधे हैं दोनों को सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता करके सुरक्षा दिया जाता है, और इसमें बहुत सारी सूची बनाई जाती है और अलग अलग सूचियों में अलग अलग जीव जंतु और जो है पशुओं को साथ ही वनस्पतियों को रखा जाता है। और ये प्रतिबंध लगाता है कि इनका जो है अवैध व्यापार ना हो, साथ ही ये पूरी तरह से विलुप्त ना हो जाए। तो सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 5 आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा।
तो ये थे बच्चा आज आप लोगों के लिए प्रश्न। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोग अपना परफॉर्मेंस नहीं बताते हैं कि आप लोगों ने आज कितना सही किया है। हर रोज़ आप लोग क्लास को देखते हैं, लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए, जिससे पता चले कि आप लोगों की स्थिति क्या है। चूँकि ऐसे गिन नहीं मिलता कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि आपका कितना सही हुआ। साथ ही आपको क्लास कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दें। कोई और ज़रूरत हो, कोई और सुझाव हो, कोई समस्या हो, तो आप लोग बेझिझक क्लास के बारे में लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग ज़रूर लिखा करें अपना कोर्स, अपने अनुभव, अपनी चीज़ें ज़रूर दें, अपना सुझाव। सबका स्वागत है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार तथ्यों के साथ। थैंक यू।